मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। यह जो चौथा अधिकार है, इस चौथे अधिकार में देवों की चर्चा की गई है। ज्योतिषी जो देव हैं, है ना, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे जिनके विमान हैं, उन ज्योतिषी देवों की चर्चा हम कर रहे हैं। कल कुछ जानकारी हमने ज्योतिषी देवों के विषय में जानी थी। आगामी 3 सूत्र और ज्योतिषी देवों के विषय में है, तो उसको अपन देखते हैं, समझते हैं। आइए चलते हैं हम सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 13, 14, 15 ये हमको पढ़ने हैं आज, जिनका संबंध ज्योतिषी देवों से है। आइए सूत्र क्रमांक 13 का पाठ करते हैं सर्वप्रथम। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। पुनः सूत्र पाठ करता हूं मैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। सूत्र विच्छेद करते हैं। मेरु डैश प्रदक्षिणा नित्य गतयः, नित्य डैश गतयः नृ डैश लोके। मेरु डैश प्रदक्षिणा नित्य डैश गतयः नृ डैश लोके। क्या अर्थ हुआ इसका? ये जो जिन ज्योतिष की देवों के विमानों की चर्चा, जिनकी चर्चा करके आए हैं, सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि, ये क्या करते हैं? नृलोके, नृलोक में, नरलोक में, यानी कि मनुष्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि डायद्वीप के अंदर क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। नित्य गतया, नित्य गमन करते हुए, अर्थात निरंतर सदा हमेशा वे क्या करते हैं? सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। देखिए, देखते अपन। ज्योतिषी देव, सूत्रार्थ, ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील हैं। ठीक है, निरंतर गतिमान रहते हुए क्या करते हैं? वे सुमेरु पर्वत के चारों ओर, उनका जो निश्चित गमन क्षेत्र है, उस गमन क्षेत्र में, है ना, गोल गोल घूमते रहते हैं। मेरु की जो प्रदक्षिणा है वो देते रहते हैं। अब देखिए सूत्र आगे क्या क्या है। तत्कृतः काल विभागः। सूत्र क्रमांक 14। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः। तत् डैश कृतः काल विभागः। तत् मतलब उनसे, वे जो गमन करने वाले जो ज्योतिषी देव हैं, उनके विमान हैं, उनसे काल विभाग, काल का विभाग होता है। ठीक है ना? क्या सूत्रार्थ हुआ? देखिए, उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल विभाग है। जो गमन करने वाले ज्योतिषी देव या ज्योतिषी देव के विमान हैं, है ना, उनके गमन करने से काल का विभाग निश्चित किया जाता है। यहाँ व्यवहार काल की बात हो रही है ना, उसका विभाग जो है वो निश्चित किया जाता है। ठीक है ना? अब हम इन दो सूत्रों को समझते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे 15वें सूत्र की तरफ। थोड़ा बारीकी से समझना है हमको, है ना, और विषय जो है थोड़ा जटिल है,
बहुत अधिक विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सामान्य रूप से इसको समझेंगे जरूर, जिससे थोड़ा हमको ये समझ में आए। मेरु प्रदक्षिणा, सबसे पहले हमें ये समझना है मेरु प्रदक्षिणा। सूर्य, चांद, तारे, ग्रह और नक्षत्र, है ना, ये 5 प्रकार के जो ज्योतिषी देव हैं या इनके विमान हैं, ये ज्योतिषी देव अपने अपने विमानों के साथ निरंतर सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा, उसका चक्कर लगाते रहते हैं, निरंतर उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सारे लगाते हैं। लेकिन इसमें कुछ तारे जो हैं वो ध्रुव हैं, प्रकीर्णक तारे जो हैं वो ध्रुव तारे हैं, ठीक है ना, कल भी चर्चा की थी हमने। उसमें कुछ जम्बू द्वीप में है, उससे अधिक लवण समुद्र में है, उससे अधिक आगे वाले द्वीप में है, ऐसे सर्वाधिक पुष्करार्ध में, ऐसे कुल कुछ अधिक 95,000 इतने कुछ तारे ऐसे हैं जो ध्रुव तारे हैं ढाई द्वीप के अंदर, जो गमन नहीं करते, जो जहां है वहीं के वहीं रहते हैं, ठीक है ना, उनके विमान। नृलोक के शब्द लिखा है, इसका विशेष अर्थ है, यानी कि ढाई द्वीप के अंदर जितने सूर्य, जितने चंद्रमा, है ना, और जितने ग्रह नक्षत्र तारे पाए जाते हैं वे ही गमन करते हैं। ढाई द्वीप के बाहर क्या होता है कि उस संबंधी सूत्र आगे बताएंगे, ठीक है ना। ढाई द्वीप के बाहर भी सूर्य चंद्रमा होते हैं, तारे नक्षत्र होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ ये सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर ही होते हैं, ये सब बातें आगे आएगी। क्या करते हैं ये, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, ठीक है ना। ये जो मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, इनकी ऊंचाई तो हमने जान ली, इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से लेकर और 900 योजन तक की ऊंचाई, यानी कि 110 योजन का जो ये पट्टा है, इस 110 योजन के क्षेत्र के अंदर, है ना, मोटे क्षेत्र में ये सब अपनी अपनी ऊंचाई पर क्रमशः पाए जाते हैं। जब ये सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं तो उस सुमेरु पर्वत से कितना दूर रहकर चक्कर लगाते हैं, यानी इससे कितना हटकर चक्कर लगाते हैं, तो 1121 योजन हटकर, उस सुमेरु पर्वत से चारों दिशाओं में 1121 योजन हटकर ये चक्कर लगाते हैं। तो 1100 सुमेरु पर्वत से लेकर और 1121 योजन तक का जो क्षेत्र है, आकाश का जो क्षेत्र है, वो शून्य क्षेत्र है, मतलब वहां ये नहीं है ज्योतिर्लोक। ज्योतिर्लोक जो शुरू होता है वो उससे 1121 योजन छोड़कर वहां से ये शुरू होता है, और वहां फिर ये नित्य परिभ्रमण करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। गमन कैसे करते हैं, देखिए, अपनी अपनी परिक्रमा पथों में, अपनी अपनी वीथी में, अपनी अपनी गलियों में इनका परिभ्रमण होता है, ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा और ग्रह, इनकी वीथियां एक से अधिक है, ज्यादा है, लेकिन नक्षत्र और जो तारे हैं उनकी अपनी अपनी स्वविधि है, और उसी के अंदर वो गमन करते रहते हैं, निरंतर गमन करते रहते हैं। लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा है और कुछ ग्रह हैं, ठीक है ना, उनका विधियां अधिक है, और वे एक विधि में गमन, फिर दूसरी, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, इस प्रकार अलग अलग विधियों में वे गमन करते हैं। इस प्रकार इनका गमन पाया जाता है। तो कितनी कितनी विधियां हैं वो हमको थोड़ा सा समझना है, और थोड़ा इनका गमन को समझना है अपन को, और फिर अपन काल विभाग कैसे होता है वो थोड़ा सा अपन को इसका आइडिया बनेगा। सूर्य की जो 4 क्षेत्र है, 4 क्षेत्र उसे बोलते हैं, जितने क्षेत्र में ये गमन करते हैं उतना आकाश का विस्तार, गोलाई में नहीं, है ना, चौड़ाई में, ठीक है, वो इसका 4 क्षेत्र है। यानी कि आप ले लीजिए कि 510 योजन, है ना, 510 सही 48/61 योजन का जो एरिया है, आप उनको 510 योजन कह दे हम, है ना, स्थूल रूप से, तो 510 योजन का क्षेत्र, ठीक है, उसमें ये जो है इनका गमन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी परिधि है, गमन का जो जितना एरिया है, गमन करेंगे जितने में, एक आवर्त, एक वृत्त पूरा पूरा करने में जितना योजन लगेगा वो अलग है, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन ये जितनी गलियां, जितना इनका क्षेत्र बना हुआ है, 4 क्षेत्र सूर्य पर्वत से दूर करते करते, है ना, तो वो जो है एक दिशा में, है ना, वो 510 योजन का जानना चाहिए, ठीक है ना, 510 योजन, जिसके अंदर 180 योजन तो वो लवण जम्बू द्वीप के अंदर होता है, और शेष जो बचा है वो लवण समुद्र तक होता है। यानी कि जो जम्बू द्वीप संबंधी चंद्र और सूर्य हैं, ये भ्रमण करते 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 जम्बू द्वीप से बाहर की ओर भी कुछ योजनों तक लवण समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन लवण समुद्र संबंधी या आगे जितने भी
चंद्र विमान है वो अपने अपने समुद्र द्वीप में भ्रमण करते हैं, लेकिन जम्बू द्वीप वाले जो चंद्र सूर्य हैं वो भ्रमण करते करते फिर जम्बू द्वीप से बाहर भी निकल जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी गलियों में। सबसे पहले सूर्य को जान लेते हैं, सूर्य की कितनी गलियां हैं या कितने परिक्रमा पथ हैं। तो सूर्य के कुल 184 गलियां हैं या 184 परिक्रमा पथ हैं जिसके अंदर सूर्य भ्रमण करता है, ठीक है ना। उनका बीच का अंतर जो है वो क्रमशः 2-2 योजन का कहा है ना, और चौड़ाई जो कही है वो सूर्य की जितनी लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से बताई गई है। उसके अंदर सूर्य जो है वो गमन करता है, ठीक है। अब जब ये गमन करता है तो क्रमशः 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, ठीक है। दोनों सूर्य आमने सामने रहते हैं और आमने सामने रहते हुए गमन करते हैं ये, ठीक है। और एक सूर्य गमन करता करता फिर जब गमन करता है तो फिर दूसरी गली में, एक गली में प्रवेश घूमता है, फिर दूसरी गली में प्रवेश करता है। दूसरी गली में जहां जिस दिशा से प्रवेश करता है तो वो ईशान कोण जो है ना, और इधर हम बात करें इस ईशान कोण के जो सामने वाला कोण है, ठीक है, ईशान आग्नेय नैऋत्य कोण, उन दोनों कोणों से क्रमशः वो आगे आगे वाली गली में जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे वाली गली में जाकर जो सामने वाला हिस्सा है वो पूरा करते हैं। ऐसे ऐसे ये गमन सूर्य का चलता रहता है, ठीक है। तो सूर्य को एक गली का गमन पूरा करने में 60 मुहूर्त का समय लगता है, ठीक है ना। एक गली का जो गमन पूरा करेगा उसमें उसको 60 मुहूर्त का समय लग जाता है ना। शुरुआत करता है, ठीक है, प्रथम गली से जब शुरुआत करता है तो प्रथम गली में गमन करता हुआ उसको आधा करके फिर दूसरी गली में जाता है, फिर उसको पूरा करता है। ऐसे ऐसे एक गली होती है, ऐसे फिर दूसरी गली, ऐसे क्रमशः क्रमशः गलियां वो उसका भ्रमण पूरा करता जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पहली गली जो है सूर्य की वो तो सुमेरु पर्वत के नजदीक है, तो उसका जितना क्षेत्र होगा गोलाई का, वृत्त की परिधि जितनी, वो तो कम होगी। और जब जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा है ना, तो परिधि तो बढ़ती जाएगी ना उसकी, 184 गलियां हैं उसकी, तो फिर उसमें समय भी तो बढ़ जाएगा कि नहीं। प्रथम गली में जब वो भ्रमण कर रहा होता है गोल, तो उस समय जो इसकी स्पीड है, ठीक है, वो क्रमशः दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली जाते जाते वो उसकी गति बढ़ती जाती है। इसको ऐसा कहते हैं कि सूर्य जब बाहर की तरफ गमन करता है, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर की गली प्रथम गली है जो सुमेरु पर्वत के सबसे पास है, और लास्ट 184वीं गली जो है वो लवण समुद्र में आ जाती है, ठीक है। तो जो अंदर से बाहर की ओर जाता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जब वो 184वीं गली का भ्रमण पूरा कर देगा तो क्या करेगा, तो फिर वापस अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। पहली गली का भ्रमण किया, फिर दूसरी का किया, फिर तीसरी का किया, फिर चौथी का किया, जब 184 तक के हो जाएगा तो फिर वापस 183 करेगा, 182, 181, ऐसे करते करते वो पहली गली तक आता है। इस प्रकार से पहली गली से 184वीं गली तक और 184वीं गली से पहली गली तक वो भ्रमण करता है, लेकिन उसको घूमने में, एक चक्कर पूरा लगाने में समय उतना ही लगता है जितना एक गली में लगता है, यानी कि 60 मुहूर्त का ही समय उसको लगता है, ठीक है ना। तो ये एक सूर्य की बात हुई है, और उसके जो एक सूर्य गमन करता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दूसरा सूर्य भी गमन करता है, ठीक है ना। और ये 2 सूर्य मिलकर जो है एक दिन रात को पूरा करते हैं। इस प्रकार से ये भ्रमण भ्रमण चलता रहता है इनका, ठीक है ना। और फिर वो दोनों मिलकर जितने में एक पूरा करते हैं तो फिर वो 24 घंटे का दिन और रात का उसमें हिसाब बनता है। फिर कभी 18 मुहूर्त का दिन होता है, 12 मुहूर्त की रात्रि होती है, वो क्रमशः घटती जाती है, फिर वो दिन रात्रि में फेर पड़ता है, ठीक है। ये काल विभाग इस प्रकार से होता है ना। बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे इसको, तो वो थोड़ा विषय जो है वो तकनीकी हो जाएगा, तो समझने में थोड़ा सा असमंजस भी हो सकता है। उनको इतना समझना है कि इस प्रकार का वर्णन जो है वो सारा बहुत विस्तार से जैन ज्योतिष के अंदर और ज्योतिष शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो 184 गलियां इसकी है, तो 184 गलियों का चक्कर पूरा करने में, यानी कि ये पूरा राउंड है, पहली गली से वो पूरा करके फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसा करके 184 गलियां पूरी करके वापस 184 गली अंदर की तरफ पूरी करते हुए जब वो पहली गली तक आता है, तो ये पूरा जो समय है, ये पूरा समय 1 वर्ष कहलाता है। एक सूर्य संबंधी जो पूरा समय है, इस समय को 1 वर्ष कहा जाता है। ये काल विभाग हो रहा है ना। काल, क्योंकि काल का विभाग करना है अपन, किसको एक दिन किसको बोले, एक पक्ष किसको बोले, 1 मिनट किसको बोले, एक अंतर, भाई काल तो काल है, ये तो किसी ने बनाया नहीं है ना, ये तो स्वनिर्मित है। अब हमको हमारा व्यवहार निभाना है,
है ना। काल विभाग मतलब व्यवहार काल की, निश्चय काल की, कालाणु की बात नहीं हो रही, व्यवहार काल की बात हो रही है। हमको अपना व्यवहार निभाना है तो क्या करेंगे कि हम उस समय को बांधते हैं कि इतना समय गुजरेगा, इसका मतलब 1 मिनट, ठीक है, कि इकाई बना दी। अब फिर इतने इतने 60 समय के हिस्से जब हो जाएंगे तो उसका मतलब 1 घंटा, है ना। इसी तरह से एक दिन और एक रात्रि जब पूरी हो जाएगी, यानी कि आज सुबह सूरज उगा और अगले दिन तक वापस जब सूरज उगेगा तब उसको अपन एक दिवस कह देंगे। और ऐसा क्यों करते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें अपना लोक व्यवहार निभाना होता है, क्योंकि समय की गणना करनी पड़ती है हर बात में, है ना। समय की गणना कैसे करेंगे हम कितने वर्ष के हो गए, ठीक है। हर एक वर्ष के अंदर जो माह आते हैं, अष्टानिका, ये सब इत्यादि आते हैं, महीनों का क्रम बनाना, ये सब कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे इसको अपन। अगर ये, इसलिए व्यवहार काल जो है वो बनाया जाता है एक एक निश्चित मापदंड के द्वारा। तो मापदंड क्या है इनके, कि इनका मापदंड है सूर्य और चंद्र का गमन, कि उनका जो गमन है, भाई चंद्र जितने में एक चक्कर पूरा कर लेगा सुमेरु पर्वत का, वो 1 दिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे 1 दिन पूरा, वो 184 दिन हो गए। फिर अंदर की तरफ आएगा तो एक से कुल मिला के 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 184वीं गली को दोबारा नहीं घूमेगा, फिर वो 184 घूमने के बाद में फिर 83वीं घूमेगा, ऐसे करके दूसरी पूरी करके जब पहली पे आएगा जहां तक, तो वहां तक का जो काम है उसका, यानी कि लगभग 366 दिन का जो है, ये लगभग 1 वर्ष हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये दिन वर्ष का हिसाब बनता है सूर्य से, ठीक है। और इस प्रकार का गमन क्षेत्र सूर्य का रहता है। और क्रमशः इसी से हमको ये समझना चाहिए, जो सर्दी और गर्मी इत्यादि पड़ती है तो सूर्य गमन करते 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 जब समझ लीजिए हमारे नजदीक आता जाता है तो हम ठंड का अनुभव करते हैं, गर्मी का अनुभव करते हैं। फिर दूर जाता है तो ठंड का अनुभव करते हैं। और वो अनुभव भी जो है वो भी सूर्य का जो प्रकाश है अथवा सूर्य का जो आकार इत्यादि है और सूर्य का जो गमन है, वो गमन के हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र पृथ्वी का है, तो वो उस गमन के हिसाब से धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर दिन रात्रि का भी भेद पड़ता है। जैसे कि यहाँ अभी रात्रि हो रही है, रात्रि का समय लग रहा है, अभी दुनिया के किसी हिस्से में अभी सुबह भी हो रही है, किसी दोपहर भी हो रही है, ठीक है ना। तो वो सारा हिसाब भी जो है वो सूर्य के गमन से ही सारा होता है, ठीक है। और ये तो सूर्य के गमन को समझा। अगर चंद्रमा के गमन को देखें तो चंद्रमा की 15 वीथियां हैं। उसी 510 योजन के क्षेत्र में, 4 क्षेत्र के अंदर चंद्रमा की 15 वीथियां बनी हुई है, जिनका अंतराल लगभग 35 योजन का आपस में है। और चंद्रमा की जो 15 वीथियां हैं, है ना, तो 15 वीथियां पहली वीथी से जाकर जो पहली वीथी को पूरा करेगा उसको थोड़ा सा समय अधिक लगता है अपना वीथी पूरी करने में। किससे? सूर्य से, क्योंकि चंद्रमा की गति सूर्य से थोड़ी सी मंद है, ठीक है ना। तो उसकी 15 गलियां हैं, उन 15 गलियों का परिभ्रमण पूरा करते हैं, दो मिलकर एक चक्कर को दो मिलकर पूरा करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता है। तो जब वो अंतिम गली तक जाएगा फिर वापस करता करता पहली गली तक आएगा। तो ऐसे जो 30 दिन का जो समय हो जाएगा उसका, है ना, 30 गलियां जो वो घूम लेगा, तो वो 1 माह कहा जाता है, उसका 1 माह बन जाता है, ठीक है। तो दिन रात ये सूर्य के हिसाब से बन जाते हैं, फिर माह जो है वो चंद्र के हिसाब से बन जाता है। और इसमें क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की व्यवस्था रहती है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसे कहना, कि गमन करते करते सूर्य चंद्रमा को हम जो देखते हैं, तो चंद्रमा जब हमें पूर्ण रूप से दिखाई दे वह पूर्णिमा का दिन है, ठीक है। और क्रमशः उसका दिखना घटते 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 वह जब हमें, है ना, पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है ना, तो ऐसा जो समय है वो अमावस्या का समय कहा जाता है। तो एक गली में जब आगे बढ़ता जाता है तो उसका जो क्रमशः उसका जो दर्शन है, उसका जो दिखना है, वो क्रमशः घटता जाता है और क्रमशः बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक 1 महीना पूरा होता है, या एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक ये 1 मास पूरा हो जाता है। तो मास के जिन दिनों में, जिन 15 दिनों में वो घटता चला जाए वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, क्योंकि कृष्ण मतलब काला। क्या काला हो रहा है, कि चंद्रमा काला होता जा रहा है ना। और शुक्ल पक्ष मतलब, शुक्ल मतलब सफेद, कि क्या सफेद हो रहा है, चंद्रमा सफेद होता जा रहा है दिखने में है, तो वो अपनी कांति से युक्त ही है ना, रजतमय। तो ऐसा होने के पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं कि देखिए चंद्रमा, राहु और केतु ये 2 ग्रह हैं। चंद्रमा के नीचे राहु ग्रह
भ्रमण करता है साथ साथ नित्य, और सूर्य के नीचे केतु का संचार होता है नित्य, ठीक है ना। ये 4 प्रमाणांगुल नीचे दोनों, सूर्य के नीचे चंद्र के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु, ये गमन करते रहते हैं उसके साथ साथ। तो उसका जो गमन होता है ना, चंद्रमा के साथ साथ जो गमन करता है राहु, तो वो एक एक हर एक वीथी पे भ्रमण करने के बाद में एक निश्चित कवर 16 हिस्से अगर चंद्रमा के अपन कर दें तो एक एक उसकी कला या एक एक हिस्से को ढकता जाता है। तो जिससे पहले हिस्से को ढका, ठीक है, अगर अपन अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ रहे हैं तो एक एक हिस्सा वो मतलब उससे खुलता जाएगा। खुलता जाएगा मतलब हमें दिखने में वो उसका जो उतना भाग दिखने लग जाएगा। फिर जो दूज होगी तो उसमें दूसरा भाग दो भाग दिखने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 15 दिन पूरे होते हैं तो पूरा दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा की जो 16 कलाएं कही जाती हैं, तो 16 कलाएं यही हैं, 14 दिन के 14 दृश्य, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये 16 कलाएं चंद्रमा की होती है। तो वो नीचे चलने वाला जो राहु है साथ साथ चलता रहता है उसके, तो उसका जो परिभ्रमण है और चंद्रमा का जो परिभ्रमण है वो दोनों का परिभ्रमण है, उसके हिसाब से क्रमशः जो है वो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, ठीक है। और जब ग्रहण की बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो हर 6-6 महीने के अंदर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है वो क्रमशः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। वो भी इन राहु और केतु जो हैं इन्हीं के कारण से, इन्हीं के परिक्रमा पथ और वो जो सूर्य चंद्रमा का परिक्रमा पथ है उनका आपस में यथा योग्य मेल होने से इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये ग्रहण जो है वो हर 6 माह में अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। तो ये सारा इनका हिसाब किताब है, ठीक है। और ये इससे क्या किया कि इससे हमने व्यवहार काल बना दिया, काल की गणना कर दी। जैसे हम यहाँ भी काल की गणना कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले जमाने में वो रेती एक साधन हुआ करता, यंत्र हुआ करता था, है ना। उसके 2 हिस्से होते थे, तो पहले वाले में रेती भर दिया करते थे, ठीक है। अब वो पहले वाले की रेती जब खाली होकर दूसरे वाले उसी के दूसरे खंड में जब तक आ जाएगी, ठीक है, वो एक समय हो गया। वो एक समय का हमने उसको बांट दिया एक निश्चित समय में, ठीक है। फिर उसको उल्टा कर दिया तो फिर वो उसी गति से फिर वापस दूसरे हिस्से में जाएगी। तो उस अब उतना जितना समय लगा है वो रेत को नीचे आने में, उसको कुछ नाम दे दो, ठीक है। अलग अलग नाम, अभी हम सेकेंड, मिनट, घंटा ऐसा कहते हैं। यही घड़ी, मुहूर्त, है ना, इसी को समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त इस प्रकार भी विभाजित किया जाता है। तो अलग अलग हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में लोग अपने अपने हिसाब से उसको विभाजित करते हैं। पर इसके विभाजन का जो मूल आधार है वो है सूर्य और चंद्र का गमन। इसी के आधार से ये वर्ष, है ना, एक दिन हमने गिन लिया, एक माह हमने गिन लिया, अब उसको जोड़ते जाओ, आगे गिनते जाओ, ठीक है। और वर्ष तो चंद्रमा सूर्य जब पहली विधि से 184वीं विधि तक और 184वीं विधि से घूमता हुआ पहली ये जब पूरा चक्कर पूरा कर देता है, इसी का नाम एक वर्ष है। तो जब वो पहली से लेकर 184वीं की तरफ आता है तो वो दक्षिण की तरफ बढ़ता है दिशा में, अगर यहां से देखें तो वो दक्षिणायन है सूर्य। और जब 184वीं गली से पहले की ओर जाएगा तो वो उत्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो वो उत्तरायण है, ठीक है। तो ये उत्तरायण और 6 माह तक उत्तरायण में रहता है और 6 माह तक दक्षिणायन में ये सूर्य रहता है। हम ये भी सुनते हैं कि जो चक्रवर्ती है वो अपने महल की खिड़की से जो है या छत से जो है वो सूर्य में स्थित, क्योंकि सूर्य विमान है उसमें अकृत्रिम चैत्यालय में जो जिन बिंब हैं उनके दर्शन कर लेता है। तो ये स्थिति वर्ष में हर रोज नहीं बनती, लेकिन ये दक्षिणायन में जब सूर्य होता है कर्क संक्रांति के दिन, जब कर्क संक्रांति का दिन होता है, प्राय ये सुनने में आता है, कहते हैं ऐसे कि मकर संक्रांति के दिन वो उत्तरायण के दिन ऐसा होता है, पर वस्तुतः ये बात नहीं है। ये कर्क संक्रांति के दिन ही ऐसी स्थिति बन सकती है कि उस समय चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, जब वो उगता है, सूर्य उगता है मतलब उगता हुआ दिखता है यहाँ से, ठीक है ना, उसका उदय क्षेत्र जो नजर आता है ना। तो निषद पर्वत के यहाँ जब वो उगता है तो वहां उस जगह से, और जो चक्रवर्ती की, क्योंकि मनुष्य की जो उत्कृष्ट क्षमता है चक्षु इंद्रिय की, वो है 47,263 और कुछ अधिक योजन, इतना देख सकता है ना। तो वो इतनी क्षमता उस चक्रवर्ती की होती है। तो उस समय सूर्य की दूरी इतनी होती है अयोध्या नगरी से, तो वो अपने छत पे
खड़ा होकर, और उस दिन केवल वर्ष में एक बार वो जिन बिंब के दर्शन कर पाता है, वो दिन है दक्षिणायन संबंधी कर्क संक्रांति का दिन। ठीक है, कर्क राशि है, उसके हिसाब से अपन दिन निकालें अभी, तो वो कर्क संक्रांति का दिन निकलता है। तो इस प्रकार की ये कुछ व्यवस्था बैठती है सूर्य और चंद्रमा संबंधी। ये अपना अपना गमन करते हैं और इस प्रकार से व्यवस्था बैठती है। और इसको बिल्कुल गणितीय तरीके से समझना है हमको, तो थोड़ा लंबा समय चाहिए, और सामने से बैठे और थोड़ा सा अपन चार्ट बना के समझें इसको, तो और समझा जा सकता है। पर एक सामान्य रूप से काल विभाग कैसे होता है, वो अपन ने इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया है। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की जो गतियां हैं, है ना, इनकी गतियों से ही काल का विभाग बन जाता है। अब उसी आधार पे हम निकाल सकते हैं कि भाई 1 मिनट में, है ना, 1 मुहूर्त में कितना गमन करता है, 1 मिनट में कितना योजन जाता है, किसमें कितना कितना योजन जाता है। सूर्य की गति और चंद्र की गति ये आराम से निकाली जा सकती है। इसी तरह अन्य ग्रहों की भी अपनी अपनी गतियां हैं, वो हमने जाना था कि किसकी गति कितनी सबसे अधिक है। तो तारे हैं वो बहुत अधिक सर्वाधिक गति से घूमते रहते हैं, उनका एक ही परिक्रमा पथ है, अपने ही परिक्रमा पथ में घूमते हैं। कुछ तारे ध्रुव हैं, वो जैसे हैं वैसे वैसे टिके रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति ये सब जो है, ये इन ज्योतिषी देवों द्वारा या इनके विमानों के द्वारा जो है इस मध्य लोक में बन जाती है। ठीक है, तो ये दिन और रात जब होते हैं, ठीक है, तो ये तो पूरे उसमें होने चाहिए ढाई द्वीप के अंदर। लेकिन ढाई द्वीप के अंदर जहां ये उत्तम भोग भूमि है या मध्यम भोग भूमि है या फिर ये कुभोग भूमियां हैं, वहां सदैव एक जैसा, यहाँ भी जब भोग भूमि जैसा वातावरण होता है तो वहां सदैव एक जैसा वातावरण रहता है, वहां सदा प्रकाश बना रहता है। तो क्या उस समय क्या होता है सूर्य चंद्रमा का, कि देखो भ्रमण तो तब भी चलता है, नित्य गतय लिखा है, लेकिन ज्योतिरंग नाम के जो कल्प वृक्ष उन भोग भूमियों में पाए जाते हैं, उनकी ज्योति या उनका प्रकाश इतना अधिक होता है कि ये सूरज चांद तारे इत्यादि नजर नहीं आते हैं, तो उसके प्रकाश से सदा ही वहां प्रकाश बना रहता है। ठीक है, इस कारण से ये भेद नहीं होता। लेकिन जब कर्म भूमि शुरू हो जाती है तो वहां फिर धीरे धीरे दिखने लगते हैं सब, और ये दिन और रात का ये सारा भेद बन जाता है। ये ढाई द्वीप के अंदर की स्थितियां हैं। ये 2 सूर्य चंद्रमा की बात हमने की है। अब जैसे जैसे आगे 4 सूर्य चंद्रमा होंगे तो वो अपने अपने हिसाब से क्रमशः अगली अगली एक गली में गमन करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में गमन करते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि 2 सूर्य तो आपस में टकरा जाएं या हमको 2-2 सूर्य दिखने लग जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। सदैव हमको एक ही सूर्य दिखेगा। आज जो दिखा है, अब अगला कल जो दिखेगा वो अगला वाला है, फिर दिखेगा वो अगला वाला। ठीक है, यानी कि हम जो आज सूर्य देख रहे हैं उसको हम एक दिन बाद देखेंगे वापिस। इस प्रकार से दोनों सूर्य जो हैं कि इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। ठीक है ना। और अब ये काल विभाग सारा बन गया। ठीक है ना, व्यवहार काल विभाग के हेतु होते हैं, किस प्रकार से हेतु होते हैं, ये हमने थोड़ा सा समझने का इसको प्रयास किया है। देखिए, अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई इसके बाहर जो हैं, इस ढाई द्वीप के बाहर जो सूरज चांद तारे इत्यादि, उनका क्या हिसाब किताब है। तो उस संबंधित सूत्र कहते हैं, देखो सूत्र क्रमांक 15, बहिरवस्थिताः, सूत्र बहिरवस्थिताः, पुनः पढ़ता हूं सूत्र बहिरवस्थिताः। सूत्र विच्छेद करता हूं मैं। देखिए, बहिः प्लस अवस्थिताः, बहिः प्लस अवस्थिताः। बही मतलब जो बाहर के हैं, किसके बाहर के, कि नृलोक जो कहा है, उस नरलोक के बाहर के जो हैं वे अवस्थित हैं। क्या है, देखो सूत्र का अर्थ, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं। मनुष्य लोक के बाहर जितने भी ज्योतिषी देव हैं, है ना, उनके जो विमान हैं, सूर्य चंद्रमा सितारे, हमने जाना है कि जितने मध्य लोक में उससे तो असंख्यात गुना जो है मध्य लोक, जितने ढाई द्वीप में उस असंख्यात गुना जो है, ढाई द्वीप के बाहर का जो मध्य लोक है, वहां पर सूरज चांद तारे ये सब चीजें हैं। और वे सब लेकिन कैसे हैं, स्थिर स्थिर रहते हैं, है ना, वे भ्रमण नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, जैसे हैं अनादिकाल से वैसे अनंत काल तक बने रहते हैं। और वहां पर फिर देवों का जन्म होता है और उनका जो है वो अपना अपना यथा योग्य सबका स्थिति पूरी करके मरण होता है। ठीक है, तो वहां पर फिर ये काल का विभाग भी नहीं बनता है। जैसे जो हम व्यवहार काल, जिसको अपने व्यवहार निभाने के लिए जो काल समय, तो सब एक समय तो गुजर ही रहा है, समय तो प्रति समय चल रहा है ना, समय तो चलता ही जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि काल
द्रव्य का परिणमन है, वो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन लोक व्यवहार काल जो हम बनाते हैं सूर्य और गति के गमन से ही बनता है ये, ठीक है। तो जितने में गमन पूरा किया उतना एक समय हो गया, जितने में गमन पूरा किया उतना एक साल, जितने में एक विधि में घुमा उतना एक दोनों मिलके वो दिन। इस प्रकार से हम उसकी गणना करते हैं, तो वो गणना करना वहां संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वहां इस प्रकार का गमन क्षेत्र है नहीं। तो वहां पर जो है वो इस प्रकार का काल विभाग नहीं होता, क्योंकि वहां गमन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो हम काल विभाग करते हैं उसी के आधार से वहां अपन सब उसको जानते हैं चीजों को। और ये ऐसे असंख्यात जो द्वीप समुद्र है उनकी वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो सारे अवस्थित हैं, जैसे हैं वैसे हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, जहां हैं जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये दिन रात का जितना भी ये भेद पड़ता है वो सारा यही हमारे यही पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा उधर ऊर्ध्व लोक में जाओगे तो वहां कोई दिन रात नहीं है। इसी तरह नरक लोक में चले गए तो वहां कोई दिन रात नहीं है। ऊर्ध्व लोक सदा प्रकाश में रहता है, और अधोलोक जो नरक नरक इत्यादि हैं वो सदा ही अंधकार से युक्त उनके बिल बने रहते हैं। बाकी जो पृथ्वियां है उनकी अपनी अपनी जो है वो कांति है, वो अलग है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है, ये हमने इसके बारे में जाना है। और विशेष है ना, ग्रंथों से पढ़ा जा सकता है, और ग्रंथों से पढ़ के भी एकदम समझ में नहीं आता है। वो किसी विशेषज्ञ विद्वान इत्यादि के संपर्क में आए और चार्ट इत्यादि के माध्यम से अपन समझें तो थोड़ा सा और काल विभाग को समझ सकते हैं। पर हमने सामान्य रूप से समझने का प्रयास किया है, मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य को लेकर, कि किस प्रकार से शुक्ल पक्ष है, किस प्रकार से कृष्ण पक्ष है, कैसे ये है ना ग्रहण वगैरह हो जाते हैं, कैसे एक वर्ष पूरा होता है, कैसे 2 सूर्य और 2 चंद्रमाओं का भ्रमण होता है ना इस मध्य जम्बू द्वीप के अंदर, और कितनी दूरी, तो 1121 योजन की दूरी पर जो है सुमेरु पर्वत के ये सब ज्योतिर्लोक शुरू होता है, और वो अपना 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 चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने का जो कार्य है वो केवल 2.5 द्वीप तक ही होता है, मनुष्योत्तर पर्वत तक ही होता है। उसके बाद के असंख्यात द्वीप समुद्रों में असंख्यात जो सारे ज्योतिषी देव हैं, है ना, एक राजू तक फैले हुए हैं, ठीक है ना, गणोदधि वात वाले तक, वो सब अवस्थित हैं, है ना, उनमें कोई विभाग होता नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये सूत्र समझे हैं। एक बार सूत्र पाठ कर लेते हैं और फिर सबका सामान्य अर्थ देख लेते हैं, और फिर चर्चा पर पूर्ण करते हैं। सूत्र क्रमांक 13, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील हैं, ठीक है। इनकी गतिशीलता के कारण, इनके गमन के कारण क्या होता है, तत्कृतः काल विभाग, उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ ये काल का विभाग है, जिसको अपन व्यवहार काल कहते हैं। निश्चय काल की अपन यह बात नहीं करते हैं, निश्चय काल तो वे कालाणु है ना। तो उन गमन करने वाले ज्योतिषों के द्वारा किया हुआ ये काल विभाग होता है, जिससे अपन अपना लोक व्यवहार निभाते हैं सारा, ठीक है। और जब नृलोक के कहा तो उसके बाहर क्या है कि बहिर्वस्थिताः, सूत्रार्थ मनुष्य लोक के बाहर, यानी कि 2.5 द्वीप के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वे स्थिर रहते हैं, ठीक है। चार्ट देख लीजिए, ये 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप से बाहर, 2.5 द्वीप में निरंतर गमनशील हैं, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, व्यवहार काल विभाग के हेतु हैं, ठीक है, व्यवहार काल बनता है इनसे, और 2.5 द्वीप के बाहर जो है वो अवस्थित है। इस प्रकार से ज्योतिषी देव हैं, और इन ज्योतिषी देवों के जितने विमान हैं उन सब पर अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना है। इन सभी अकृत्रिम चैत्यालयों को, तो उनमें विराजमान जो भगवान की प्रतिमा है ना, उन सबको हम नमन करते हुए आज का विषय यहीं पर पूर्ण करते हैं। कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप अगला जो क्लास है वो उसको ज्वाइन करेंगे।